बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाज़रीन, हमने एक तहकीकाती स्टोरी पर मबनी वीलॉग करने का वादा किया था जिसका इन्वान था अदलिया का गोरकन, जिसे वादे के मुताबिक मुकर्रर तारीख पर हम इस पर वीलॉग नहीं कर सके। कुछ रिसर्च वर्क मुकम्मल ना होने पर लेट हो गए, इसके लिए माजरत चाहते हैं। नाज़रीन, मैं एक सहाफ़ी हूँ। मेरा काम है देखना, सुनना, लिखना और बोलना। यही काम करते करते ज़िंदगी के 27 साल बीत गए। बहुत ऊंच नीच देखी, उतार चढ़ाव देखे, तलख हकीकतों का सामना किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा सरखरू किया। साफ्ती ज़िंदगी में अपनी ज़बान को कभी गिरवी नहीं रखा जिससे कोई अपने अल्फाज अदा कर सके। अपने कलम को फ़रोख्त नहीं किया जिससे कोई अपनी मर्ज़ी के अल्फाज तराश सके। अपने कंधे किसी को रेंट पर नहीं दिए जहां कोई अपनी बंदूक रख कर चला सके। अगर हम चाहते तो बहुत सारे अपने दोस्तों की तरह अपनी अना, अपनी खुददारी बेचकर गाड़ियों कोठियों के मालिक बन जाते, लेकिन मेरे रब ने हमें साबित कदम रखा। जब खाकसार ने 2006 में अपनी पहली बुक लंदन प्लान लॉन्च की तो मेरे एक दोस्त मुसन्नफ़ ने अपने कालम में लिखा था, सत्तार चौधरी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको साहिब किताब होने पर मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक हदायत करता हूँ, ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। आप जब तक ज़िंदा हैं तारीख़ को दुरुस्त करते रहना, क्योंकि हर दौर में तारीख़ गलत लिखी गई है। हर दौर में हर बड़ा ओहदेदार अपनी मर्ज़ी की तारीख़ लिखवाते रहे हैं। इसलिए तो माजी में होने वाले बड़े बड़े डाकुओं लुटेरों को इस्लाम के सिपासलार और हीरो लिखा गया है। अब भी ऐसा हो गया है। जो हमारे सामने चोर डाकू लुटेरे हैं, इन्हें भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हीरो, इस्लाम की खिदमत गुजार, आवाम के मुहाफ़िज़ पढ़ा जाएगा। आने वाली नस्लें इनके मकबरों पर चादरें लेकर जाया करेंगी, इनके मकबरों पर मनते मानी जाया करेंगी। भुट्टो ख़ानदान हमारे आंखों के सामने है, जाकर गड़ी खुदा बख्श देख लें, लोग मनते मानने के लिए आते हैं। बतौर सहाफ़ी और एक मुसन्निफ़ मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं आने वाली नस्लों को दुरुस्त तारीख़ दे सकूं। कुछ दोस्त एतराज़ उठाते हैं कि आपने फ़लाँ के बारे क्यों नहीं लिखा, फ़लाँ के बारे क्यों नहीं बोले। उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो उन फ़लाँ के बारे खुद क्यों नहीं लिखते, खुद क्यों नहीं बोलते, मेरा ही कंधा क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, किताब के बजाय हम वीलॉग करने लगे हैं। बस समझें, डिजिटल बुक अदलिया का गोरकन पर रिसर्च किसी की खुशनुदी या किसी की दुश्मनी में नहीं की गई। ये मेरा फ़र्ज़ था जिसे पूरा कर रहा हूँ। नाज़रीन, असल मौजू की तरफ आते हैं। अदलिया का गोरकन साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक़ रिसर्च है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन और कानून का मुहाफ़िज़ होता है, लेकिन जो चीफ जस्टिस खुद आइन शिकनी और कानून को पाँव तले रौंदने लगे, उससे मुतल्लिक़ कौम को बताना चाहिए, काजी फ़ाइज़ की ज़ाती ज़िंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो उनको बतौर चीफ जस्टिस डिस्कस कर सकते हैं, उनके दिए हुए फ़ैसलों पर तनकीद कर सकते हैं। ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ बनता है। आज काजी साहब के एक केस को डिस्कस किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक केस ही तमाम केसेस की माँ है, मदर ऑफ केसेस। बाकी दीगर केसेस इस केस की गिर्द ही घूमते हैं। मज़े की बात है, ये केस जिसे काजी के तमाम केसों की माँ कहा जाता है, इस तरह ये केस शरीफ ख़ानदान के तमाम केसेस की माँ है। इनके भी सारे केसेस इसी केस के गिर्द ही घूमते हैं। ये केस है हदैबिया पेपर मिल केस। ये केस उस वक्त दायर हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्त उल्ट दिया था। ये केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें शरीफ ख़ानदान अपना काला धंधा बरतानिया भेजता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग करने के सरगुना थे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब के उस वक्त अभी नवाज शरीफ से कोई रिश्तेदारी कायम नहीं हुई थी। अब तो उनके वो समधी हैं, मियाँ साहब की छोटी साहबजादी डार साहब की बहू हैं। इसहाक डार मुबैना तौर पर शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का कमीशन वसूल किया करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई?
इसहाक डार ने लंदन में मुकीम काजी फैमिली, जो कि पेशावर के रहायशी थे, उनसे किसी बहाने पासपोर्ट हासिल किए और लाहौर के एक गैर मुल्की बैंक में अकाउंट खोले, जहां से पैसे लंदन जाते थे। बैंक मैनेजर को हदायत की गई थी कि अकाउंट होल्डर के एड्रेस पर बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजना है। कुछ अरसे बाद हुआ क्या, बैंक की तरफ से काजी खानदान के घर एक लेटर जाता है, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने पैसे उनके अकाउंट में कैसे आ रहे हैं। वो इसहाक डार को पकड़ते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसहाक डार उन्हें राम करते हैं और इसके बाद काजी खानदान को भी कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। ये वही मनी लॉन्ड्रिंग है जिससे नवाज शरीफ ने लंदन में फ्लैट खरीदे थे, जहां वो जाकर रैश पजीर होते हैं। ये उनका लंदन में घर है। ये वही घर था जिसका पनामा पेपर में भी इंकशाफ हुआ था। इस पर नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म असेंबली में खिताब करते हुए कहा था, जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए जिससे हमने लंदन में घर खरीदा था। लेकिन जब अदालत में मनी ट्रेल देने का वक्त आया तो मियां साहब ने कतरी खत पेश किया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक केस के इल्ज़ाम में इसहाक डार को भी गिरफ्तार किया गया था और इसहाक डार ने सब कुछ उगल दिया था, बताया था कि वो किस तरह शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। जो पहले मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी सुनाई वो इसहाक डार ने ही बताई थी। इसहाक डार ने अपने हल्फिया बयान लिख कर दिया था वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते रहे। जनरल बाजवा के दौर में बनने वाली JIT के पास मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम सबूत मौजूद थे। इसके बाद क्या हुआ, शरीफ खानदान ने परवेज़ मुशर्रफ से NRO हासिल कर लिया और ये केस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। जनरल बाजवा के दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस ओपन हुए। इनमें से ये केस भी था, हदैबिया पेपर मिल केस। शरीफ खानदान के खिलाफ यही एक मजबूत केस है जिसमें उन्हें तवील सज़ा मिल सकती थी। मरियम नवाज को भी सज़ा मिलती थी क्योंकि वो इस घर की बेनिफिशरी थी। होता क्या है, ये केस काजी फायज़ ईसा के पास जाता है। इस बेंच में जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस मज़हर आलम शामिल होते हैं। काजी साहब इस केस में नैब की नज़रसानी अपील खारिज कर देते हैं। दौरान समात जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या नैब के कहने पर कोई करप्ट और बेईमान हो जाएगा? पहले साबित तो करें कि कोई जुर्म हुआ है। आपके केस का पूरा जोर इसहाक डार का बयान है। बयान मान भी लें तो क्या होगा? इसहाक डार का बयान किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। काजी फायज़ ईसा ने इस केस को टाइम बाउंड की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया। आसान अल्फाज में आपको बताता चलूँ कि इस केस की नज़रसानी अपील मुकर्रा मुद्दत तक ही दायर हो सकती है। वो मुद्दत काफ़ी अरसा पहले बीत चुकी, टाइम ओवर हो चुका। अब इस केस को चलाया नहीं जा सकता। इस बना पर इस केस को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ हम आइन और कानून की बात करते हैं। हदैबिया मिल केस एक क्रिमिनल केस था। आइन और कानून के मुताबिक किसी भी क्रिमिनल केस को टाइम बाउंड की बुनियाद पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस बुनियाद पर काजी फायज़ ने इस केस को ख़त्म किया वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए तो काजी साहब ने इस केस को डिस्कस करने पर पाबंदी ऐद कर दी थी। इस केस में काजी फायज़ पर एक और इल्ज़ाम भी है। असद लुद्दा, जो कि काजी फायज़ ईसा के दामाद हैं, वो पनामा पेपर केस में हसन और हुसैन नवाज की वकला टीम में शामिल थे। असलम लुद्दा के ज़रिए ही ये मुबैना तौर पर डील तय पाई थी और काजी साहब ने हदैबिया पेपर मिल केस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस केस में आम शहरियों ने भी सवाल उठाया था कि भुट्टो का केस 40 साल बाद सुना जा सकता है, तो ये केस क्यों नहीं सुना गया? फैसले के बाद की कहानी सुने। काजी साहब ने इस केस के फैसले को मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी ऐद कर दी। इतनी सख्त पाबंदी ऐद की कि कोई एंकर इस मौजू पर प्रोग्राम नहीं कर सकेगा और ना ही ब्रेकिंग न्यूज़, ना ही हेडलाइन, ना ही टिकर चलेंगे, ना ही कोई अखबार या खबर शाया करेगा, ना ही कोई अदारिया या कालम लिखा जाएगा। यह सोचने की बात है
قاضی صاحب کو یہ پابندی عائد کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا انہیں اپنے فیصلے پر اعتماد نہیں تھا؟ انہیں کس بات کا خوف تھا، کیا ڈر تھا؟ ویسے بھی یہ کون سا ملکی سیکورٹی کا مسئلہ تھا جسے میڈیا پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہاں آ کر چور کی داڑھی میں تنکا والا محاورہ یاد آتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہی وہ کیس تھا جسے ختم کرنے کے لیے قاضی صاحب پر بہت بڑا الزام لگا تھا اور بات جوڈیشل کمیشن تک پہنچ گئی تھی۔ الزام تھا نواز شریف نے اس کیس کو ختم کرانے کے لیے قاضی کو لندن میں ایک گھر گفٹ کیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر ہوا تھا اور قاضی صاحب کو منی ٹریل طلب کی گئی تھی جسے وہ پیش نہ کر سکے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے کی کہانی بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔